जो फ्रांस का कंडीशन जब 1789 से पहले का कंडीशन, उसे ओल्ड रिजिम कहते हैं, हमने देखा था शायद। याद है? होप याद है। द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। In monarch, the old regime, the the monarch did not have the power to impose taxes according to his own। मतलब जो monarch है, मतलब जो राजा महाराजा थे, वो खाली अकेले कोई टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता था अकेले, जैसे कि आज गवर्नमेंट में होता है। अभी क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों साथ में मिलके, उसके बाद प्रेसिडेंट, है ना। तो ठीक उसी तरह पहले भी मोनार्क ना खुद अकेले फैसला नहीं ले सकते थे किसी चीज़ का, मतलब टैक्सेस का यहाँ पे दिया है मेन बात। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, बल्कि उन्हें स्टेट जनरल, मतलब जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है उस काउंसिल के, उनको बुलाना पड़ता था, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। उसके बाद ही वो लोग कुछ न्यू टैक्सेस का प्रपोजल, सुझाव रख पाते थे। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। एक सेकेंड, डेफिनेशन बन जाएगा मेरे ख्याल से, तो सही है। द स्टेट जनरल was a political body to which these states were sent their representative। हाँ, स्टेट क्या थे? स्टेट एक पॉलिटिकल बॉडी है जहाँ पे जहाँ पे ये द थ्री स्टेट सेंट देयर, हाँ मतलब तीन जो स्टेट थे ना, क्लर्की, नोबिलिटी, और क्या था थर्ड स्टेट, क्या था यार, देख लें। थर्ड स्टेट विच इज स्मॉल प्रेसिडेंट्स का। तो इन स्टेट जनरल में क्या होता था पता है? तीनों सेक्शन से मेन मेन पर्सन थे, वो लोग आते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body। लेकिन जो मोनार्क है ना, वो खाली डिसाइड कर सकता था कि कब मीटिंग बुलाना है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, और आखिरी बार कब हुआ था? 1614 में। और 5 मई 1789 पे, 5 मई 1789, लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल। और 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाया स्टेट जनरल का, तो पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, मतलब नए टैक्सेस के लिए प्रपोजल के लिए इन्होंने बुलाया। आगे देखते हैं क्या हुआ। रिप्रेजेंटेटिव हॉल इन द वर्सैलिस वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। रिप्रेजेंट का मतलब देख लो, ये रहा। उसके बाद हम देखते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव हॉल पे बुलाया गया वर्सैलिस, जहाँ डेलीगेट्स, इसका मतलब क्या, मतलब उम्मीदवार यार। उसके बाद हम देखते हैं, मतलब वहाँ पे सारे लोगों को बुलाया गया, वही सारे इंपॉर्टेंट काम कराने के लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स वर सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। आपका जो मोनार्क, क्या बोलते हैं, क्लर्की, और क्लर्की वाले थे, और जो नोबिलिटी वाले थे, उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच भेजा था। ओवर सिटिंग इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, मतलब दो रो में बैठे थे और एक दूसरे को देख रहे थे ऐसे। Were seated in rowing phase, will the 600 members of the third state had to stand it back। और बाकी जो 600 मेंबर थे नॉर्मल लोगों में से, मतलब लोअर क्लास में से, उन 600 मेंबर को पीछे खड़ा कर दिया गया था। द स्टेट द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। और जो थर्ड स्टेट में थे ना, वहाँ के जो टॉप के बंदे थे, जो एजुकेटेड थे, प्रॉस्परस थे, अच्छे खासे लोग थे, वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद है पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो गरीब किसान थे प्लस आर्टिशियंस थे और जो वुमेन थे, उनको असेंबली में आने के लिए मना कर दिया गया था। हाउएवर देयर ग्रीवेंस, मतलब दुख, एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40 लेटर्स। तो इनका जो दुख दर्द था ना, उससे 40 लेटर में रिप्रेजेंट किया गया था, जो रिप्रेजेंटेटिव उन लोग लेके गए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट, अब हम देखते हैं वोटिंग के बारे में। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। और जो स्टेट जनरल है ना, उसका वोटिंग कैसे होता था? उस प्रिंसिपल पे जाके, मतलब हर एक स्टेट जनरल का, हर एक बंदे का एक वोट है। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस टाइम में भी लुई 16 ने यही प्रैक्टिस जारी रखा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। और उन्होंने उन्होंने क्या डिमांड रखा पता है? कि जो जो वोटिंग है ना, वो पूरा ग्रुप का एक साथ होगा, साथ सब ग्रुप का।
वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। पहले क्या करते थे, 3 ग्रुप थे ई स्टेट के, पूरा ग्रुप का एक कोर्ट होता, एक क्लर्की का, एक नोबिलिटी का और एक स्टेट जनरल का। लेकिन इस बार उन्होंने क्या प्रपोज रखा कि जितने मेंबर्स हैं ना सबको पर्सनल एक कोर्ट होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स। और ये वाला आइडिया किसने दिया था, रोसी और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये आइडिया दिया था ऐसा बुक में। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। और जब राजा ने मना कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे ना वो लोग वहाँ से चले गए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं ना उन्होंने अपने आप को वक्ता बताया पूरे फ्रेंच नेशन का। फिर 20 जून, ये कब हुआ था मीटिंग, 5 मई को। फिर 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस। और 20 जून को उन्होंने एक इंडोर टेनिस कोर्ट पे वर्सेलिस के मीटिंग रखा। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France and that would limit the powers of the monarch। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मतलब संविधान बनाएंगे फ्रांस के लिए जो कि मोनार्क का पावर को दबा देगा। दे वर लीड बाई, कौन कौन इसको लीड किए थे, मिराबियो एंड अबेसियोस दोनों। मिराबियो वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली, ये नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। ये मतलब नोबल फैमिली में होने के बाद भी ये समाज का कार्य करना चुना इन्होंने। He brought out a general and delivered powerful speeches with the crowds assembled at Versailles। इन्होंने एक जनरल आया था और एक बहुत ही पावरफुल स्पीच इन्होंने दिया क्राउड के सामने। कहाँ, वर्साइलिस पे। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखते हैं। लुई 16 1774 पे किंग, फ्रांस के किंग बने। possess empty treasure and growing discontent with society of the old regime। और खाली तिजोरी मिला था इनको, खाली खजाना मिला था राजमहल में। एंड कन्वोकेशन ऑफ ईस्टर जनरल थर्ड 1789 क्या हुआ था, और बेस्टाइल को तोड़ दिया गया था और पेसेंट लोगों ने हंगामा किया था। साथ ही जो स्टेट जनरल थे उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म किया था। फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का। फिर 1792 में फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक एंड द किंग इज। 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बन गया था, आगे देखेंगे। और किसने हटाया था, जेकोबियन रिपब्लिक ने। फिर 1804 पे नेपोलियन बन गया फ्रांस का किंग। फिर 1815 में नेपोलियन हार गया, आगे देखेंगे यार। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो है एबेसाइस। ये ओरिजिनली ये पुजारी थे, पंडित थे। wrote an influencer pamphlet called What is the Third State। और इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर पॉम्पलेट बनाया था जिसका नाम था What is the Third State। और ये है टेनिस कोर्ट का ओथ का सीन। पेंटिंग बनाया था जैक वॉस लुइस डेविड ने। ये जानबूझ के बनाया गया था ताकि नेशनल असेंबली में बने। विल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइलिस। जबकि नेशनल असेंबली अपने बिजी था ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड विथ टर्मोइल। ये टर्मोइल में थे, मतलब पूरा फ्रांस उथल पुथल में था। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट। और जो सीवियर विंटर था, बहुत बुरी ठंड थी, उसकी वजह से जो खेती थी वो बिगड़ा हुआ था। द प्राइस ऑफ ब्रेड वो भी बढ़ गया था। और ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और सब बेकर्स थे ना वो खुद सिचुएशन को और ख़राब कर रहे थे, सप्लाईज को रोक दे रहे थे। वो मतलब उन लोग अपना मनमानी कर रहे होंगे। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। और घंटों वेट करने के बाद जो वुमेन थे ना वो हमला कर दी बेकरी शॉप्स पे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव टू द पेरिस। और उसी टाइम पे जो राजा थे उन्होंने जो सैनिक लोग थे ना उनको पेरिस पे खुला छोड़ दिया और जाने के लिए बोल दिया। और 14 जुलाई जो एजिटेटेड क्राउड थे ना उस दिन जो गुस्साए क्राउड थे उन लोगों ने जो बेस्टाइल फोर्ट था, जेल था, उसको तोड़ दिया।
In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy their ripe crops. Manor एक स्टेट कंसिस्टिंग लॉर्ड लैंड एंड हिज मैंसन. मैनर मतलब यार बड़े बड़े लोग जो उन्होंने हायर किया है, उन जो गांव के गांव क्या है रूमर फैल गया पता है अफवाह कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ब्रिगनेड्स जो क्या बोलते हैं यार ब्रिगेड्स बम वम फेंकते हैं ना उनको हायर किया है ताकि उन्हें उनके जो पक्के क्रॉप है जो फसल हो गया है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिगेड्स बनवाए हैं. आई होप समझ गए यार वो. Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chortiks. और डर के मारे जो किसान थे उन्होंने को सीज कर दिया. तो होस मतलब यार टूल्स हैं जो खेती में काम आते हैं. और पिच फॉक्स ये क्या है? ये भी टूल ही है. अटैक्ड चौटिक्स, ये चौटिक्स को अटैक कर दिया. चौटिक्स है क्या? कैसल और स्टेली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंगडम और नोबलमैन. मतलब उनका रहने का जगह जहाँ राजा महाराजा जो रहते थे. फिर दे लूटेड होटेड ग्रैंड एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्डेड ऑफ मैनुअल ड्यूज. उन्होंने उनके घर का जो फसल है जो धान वान था उनको लूट लिया और जो डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जिनके अंदर उनका जो कर्ज का खाता वो लिखा हुआ था. A large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighboring countries. और बहुत सारे अमीर लोग अपने घर से भाग गए और कई लोग neighboring countries में चले गए, migrate हो गए. Faced with the power of his revolution, subject Louis XVI finally accorded recognition of to the National Assembly. तो ये सारे पावर मतलब ये सारे रिवोल्टिंग सब्जेक्ट को देख के लुइस 16 थे ना उन्होंने फाइनली अपना जो पावर था नेशनल असेंबली को दे दिया. एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. और जो लुइस 16 है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो पावर है उनका वो अब चेक होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन टैक्सेस. और 4 अगस्त 1979 को उन्होंने फ्यूडल सिस्टम था उसको अबोलिश किया जो टैक्सेस वगैरह लेता था. मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज. और जो मेंबर्स थे क्लर्गी के उन्हें भी अपना जो प्रिविलेज था ना कि उन लोग टैक्स नहीं पटाएंगे उनको भी अपना वो देना पड़ा प्रिविलेज. टिट्स वर अबॉलिश्ड. टिथ क्या थे याद करो जो चर्च के द्वारा टैक्स लगाते थे. एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड. मतलब वो जो चर्च लेते थे उसको उस लैंड को क्या क्या हुआ उसका देख लेते हैं. कन्फिस्केटेड मतलब प्रॉपर्टी टेकन या फिर सीज कर दिया गया. उनका प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया. उसके बाद क्या है? एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट है acquired assets worth at least 200 बिलियन लीव्स. लीव्स क्या था? ये करेंसी था उस टाइम का. तो ऐसे करके जो गवर्नमेंट था उसको 2 बिलियन मिल गए हैं. 2 बिलियन भाई साहब इतने में तो उन लोग का लागा वगैरह सब छुट्टा गया होगा. उसके बाद 2.1 फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 और 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मोनार्क है राजा महाराजा था ना उनका पावर को लिमिट करना. दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन बट नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. और जो पावर था खाली एक के हाथ में था अब वो कई लोगों के हाथ में था. कौन कौन से? जैसे कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यही सारे आइडियाज अभी हमारे प्रेजेंट में इन सारी चीज़ों का यूज़ है इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं भाई. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और इसकी वजह से जो मोनार्की है वो हुआ. फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड. फिगर 7 है यही एक्सप्लेन करेगा कि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसे काम करता है. पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कैसे काम करेगा. तो ये जो पैसिव सिटीजन थे उन लोग का पास वोट नहीं था. लगभग 3 मिलियन मैन और जो वुमेन थे और जो यूथ है जो 25 साल के नीचे उन लोग को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था. एक्टिव सिटीजन जो कि
अबाउट 4 मिलियन थे 28 मिलियन में से। ये लोग वोट किए थे। जुडिशरी इन लोग वोट करते थे, जज बनते थे। और एक सेकेंड यार, यहाँ से ज़्यादा शुरू। वोट वोट किए, जो इलेक्टर्स बने उन्होंने लगभग 50,000 मैन इलेक्ट हुए। फिर वो लोग वोट किए नेशनल असेंबली में। फिर जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल करता है किंग को और कंट्रोल करते हैं मिनिस्टर को। फिर इन्हीं इन्हीं लोग वोट किए हैं जज के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इधर तो दिया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू द मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली। और मतलब इन्होंने ये पावर दिया कि लॉज बनाए नेशनल असेंबली के लिए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, और जो सिटीजन थे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो असेंबली चूज करता था। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, लेकिन सारे सिटीजन को कोई राइट नहीं था वोट देने के लिए। ओनली मैन, वो मैन जो सिर्फ 25 साल के ऊपर हैं और जो टैक्स पे करते थे, लगभग 3 साल के लेबर का टैक्स पे करते थे, लेबर वेज का जो टैक्स पे करते थे वही लोग वोट दे सकते थे। और उन्हें ही एक्टिव सिटीजन का जो स्टेटस है वो मिला। दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार था। द रिमेनिंग मैन इन ऑल मूवमेंट वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, और बाकी जो मैन और वुमेन थे उन्हें हम पैसिव सिटीजन के नाम से जानते हैं। मतलब उन लोग ऐसे थे पैसिव। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टेड and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। एक इलेक्टर बनने के लिए और साथ ही एक असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो मैन था, किसी भी मैन को ना हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना था, मतलब बड़े टैक्स पेयर में से एक बनना था। फिगर 8 ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाई ले बार्बर, इन्होंने बनाया था ये पेंटिंग को। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस, और ये फ्रांस के लोगों को बताता था। ये फ्रांस के नए लोग को बता रहा है, एंड जो है लेफ्ट सिंबलाइज लॉ, ये लॉस को बता रहा है। देखते हैं, ये तो फ्रेंच में लिखा है यार, समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और जो राइट्स ऑफ मैन थे और सिटीजन के वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया। राइट्स सच एज, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब बोलने का फ्रीडम, जीने का फ्रीडम, साथ ही सुझाव का फ्रीडम, और इक्वलिटी मतलब सब लोग बराबर हैं, ये धारणा सही था। बट स्टैब्लिश एज ए नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स, जो कि काफ़ी ये राइट्स हुआ। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और सब ह्यूमन बीइंग बर्थ से बिलोंग करते थे एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इनका जो राइट है वो कोई नहीं ले जा सकता। मतलब इनका जो राइट है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और जो इनके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? स्टेट का, हर एक सिटीजन का प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पे सोर्स दिया है द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। यहाँ पे सोर्स दिया गया है कि जो रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कौन है ये। एक सेकेंड यार, वन मोमेंट। जीन पॉल मैराट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कमेंट किया था न्यूज़पेपर इस पे, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। इसमें कमेंट किया था, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच एंड द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। मतलब जो रिप्रेजेंट करने का जो मौका था खाली रिच लोग को मिला था, और जो गरीब थे उनको कुछ मौका नहीं मिला था। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ, और यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि जो वेल्थ है वो कैसे लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। येट लॉस विल लास्ट एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम, और लॉस तभी तक मतलब रहेंगे जब तक पीपल इनको माने। एंड व्हेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द aristocrat they will do the same to the other owner of the wealth। मतलब जब उन्होंने एरिस्टोक्रेट का सुनना बंद कर दिया, मतलब वो सेम काम करेंगे जो लोग वेल्थ हैं उनके साथ।
जो पहले एरिस्टोक्रेट करते थे, अब जो लोग वेल्थी हैं उन लोग वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे मेरे ख्याल से, ऐसा बोलना चाहते हैं। फिर जो राइट्स ऑफ मैन है उसका क्या क्या है वो देखते हैं। यो गुलाबी ना येलो, द मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ये पहला लॉ था कि मैन जन्म लेते हैं और उनका जो फ्रीडम है वो फ्री। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन is a preservation of the natural and inalienable rights of man. There are liberty, property, security, and assistance to operation. मतलब जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनका काम था नेचुरल राइट्स ऑफ मैन को प्रिजर्व करना, उनके लिबर्टी मतलब उनकी फ्रीडम को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनको सिक्योरिटी को, और किसी के दबाव में ना आने से बचाना उनका काम था पॉलिटिकल एसोसिएशन का। फिर है द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्निटी रिसाइड्स इन द नेशनल, नो ग्रुप और इंडिविजुअल मे एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। इसका मतलब है जो सोवर्निटी है, सोवर्निटी मतलब यार ये साम्राज्य जो एम्पायर है, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी इंडिविजुअल मतलब लॉ का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी मतलब हर वो चीज़ करना जो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। मतलब वो लॉ को बंद किएंगे जो इंजूरियस है सोसाइटी के लिए। फिर लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ मतलब सारे जनरल विल का एक्सप्रेशन है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। सारे सिटीजन का ये हक है कि वो अपने देश का फॉर्मेशन के लिए वो काम आए। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट, और सारे सिटीजन भी बराबर हैं कानून के सामने। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। कोई मैन जबरदस्ती उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं उनको परेशान किया जाएगा। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। हर सिटीजन खुद फ्रीली स्पीक कर सकता है, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकता है। ही मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अब्यूज सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। मतलब वो दुरुपयोग ना करे अपने पावर का। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड द फोर्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक मतलब पूरे देश को मेंटेन करने के लिए एक कॉमन टैक्स लगेगा सबके ऊपर। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन दिस प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स। मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन सब पे टैक्स लगेगा। सिंस प्रॉपर्टी इज सैक्रेड, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सैक्रेड है, इनमूवेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स। मतलब कोई जगह पवित्र है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि पब्लिक की जरूरत ना पड़े। इन दैट केस अ जस्ट कंपेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। उन केस में कंपेंसेशन दिया जाएगा बस। कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स है। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, the majority of men and women are in the 18th century, 1701 to 1800। इसे हम कहेंगे 18th सेंचुरी। इन सेंचुरी में मैन एंड वुमेन थे ना, कोई लिख और पढ़ नहीं सकता था। सो इमेजेस और सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड। तो कुछ इमेज और सिंबल्स ना उनका यूज करते थे इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज को बताने के लिए। द पेंटर ले बार्बियर इसके प्रिंटर हैं। फिगर 8 कहाँ गया? फिगर 8 ये रहा फिगर 8। यूज मैनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ऐसे कुछ सिंबल्स हैं उन्होंने बनाया था जिससे लोग अपना राइट समझ सकें। पहला है द ब्रोकन चेन। इसका मतलब क्या था? चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। इसका मतलब है कि लोग आज़ाद हो रहे हैं। इसका बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। इसका मतलब है वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट एन एंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइस इन यूनिटी। और लेकिन एक रॉड को तोड़ना आसान है, लेकिन जब पूरा बंडल एक साथ हो तो उसको तोड़ना मुश्किल है। उसके बाद है ट्रायंगल का, द आई विथ अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सेइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। ये सारा इसका मतलब है नॉलेज। द रेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। मतलब अंधेरे से भी जो सूरज की रोशनी है वो निकल सकता है, मतलब होप।
उसके बाद है स्केप्चर, इसका मतलब है रॉयल फेयर, रॉयल पावर का सिंबल है। उसके बाद है स्नेक बैटिंग इट्स टेल फ्रॉम इट टू फॉर्म रिंग। इसके बाद है ना, इसका मतलब है सिंबल ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मतलब इटर्निटी मतलब यार इन्फिनिटी होता है। कहाँ गया? द सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग जिसका कोई बिगनिंग नहीं, ना ही कोई एंड है। फिर रेड फर्जियन कैप, इसका मतलब है कैप ऑन बाई स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। इसका मतलब है वो स्लेव जो अब आज़ाद हो गए हैं। ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड, द नेशन कलर्स ऑफ फ्रांस। ये ब्लू वाइट एंड रेड ये नेशनल कलर है किसका? फ्रांस का। उसके बाद है द विंग मूवमेंट, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ का सही से काम करना। उसके बाद है द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। इसका मतलब है लॉ का टैबलेट जो कि इसके नीचे सब बराबर हैं। तो ये था चैप्टर गाइस। कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेना। आई होप बन जाएंगे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।